नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत फंड से एग्जिट लोड के बोझ को कम किया गया है, रीट्स को इक्विटी का दर्जा दे दिया गया है। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों से नए निवेश और महिलाओं के इन्वेस्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव मिलेगा, ये भी कहा। क्या सेबी के इस बदलाव से बदल जाएगा म्यूचुअल फंड में निवेश का ट्रेंड? इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। आज हमारे साथ शो में शामिल होंगे दो खास एक्सपर्ट्स, उनसे करते हैं बातचीत। आनंद राठी वेल्थ में म्यूचुअल फंड की हेड श्वेता राजानी हमारे साथ है और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन से करने वाले हैं हम खास चर्चा। तो समय दर समय सेबी कुछ ना कुछ कदम उठाती रहती है म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने के लिए, उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए, और इस बार भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और बड़े चेंजेस हमने देखे हैं इस बार की बोर्ड बैठक में आते हुए। एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले एग्जिट लोड, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। श्वेता, आपसे पहले समझना चाहेंगे, सेबी ने कुछ चेंजेस करते हुए म्यूचुअल फंड पर से एग्जिट लोड को घटा दिया है। अब कहा कि 3% तक का एग्जिट लोड है वो म्यूचुअल फंड पर लगाया जा सकता है। अभी मौजूदा जो एग्जिट लोड है वो कैसा है, मैक्सिमम कितना एग्जिट लोड लगता है, और ये जो चेंज है इसके बाद क्या बदलेगा? जी, देखिए सेबी ने तो एग्जिट लोड पे जो कैपिंग थी पहले 5% की थी, उसे 3% कर दिया है। लेकिन आज के तौर पर अगर हम देखें तो करीबन 950 के आसपास इक्विटी फंड्स हैं, इंडेक्स या एक्टिव और पैसिव मिला के, और 450 के आसपास आपके पास एक्टिव फंड्स हैं। तो अगर हम देखें तो आज के दिन पर ये 3% की लेवल भी कोई ब्रीच नहीं कर रहा था। ज्यादा करके फंड्स 1% का एग्जिट लोड चार्ज करते थे, कुछ एक आधा फंड्स थे जो 2% की एग्जिट लोड चार्ज करते थे। तो अगर मैं इक्विटी के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इस कैपिंग को रिवाइज करके डाउनवर्ड्स। अगर डेट फंड्स भी हम देखें, डेट फंड्स में आज के दिन पर आपके पास 1300 के आसपास फंड्स है। वहां पर भी आमतौर पर जो एग्जिट लोड लगता है वो 1% से कम का है। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, वहां पर एएमसीज ने एक 4% के आसपास की एग्जिट लोड लगाई हुई है, वो भी एक स्टैगर्ड मैनर में है। अगर पहले साल में आपने निकाल दिया तो 4%, फिर दूसरे साल में अगर आपने निकाला तो 3%, बट वो बहुत ही कम है। मैं अगर पूरे यूनिवर्स को देखूं तो वो इंडस्ट्री का 3 से 4% से भी कम की ऐसी स्कीम्स होंगी। तो 3% की कैपिंग लगाकर अगर हम देखें आज के दिन पर जो एग्जिट लोड्स चल रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि सेबी की इंटेंशन है कि हमें इन्वेस्टर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और उनका जहां भी कॉस्ट कम हो सके इन म्यूचुअल फंड्स वो करना है, वो जरूर दिख के आ रहा है। प्लस एक कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि आगे जाकर, क्योंकि आपने कैपिंग आज की घटा दी है, तो फ्यूचर में आपके एग्जिट लोड्स इस लेवल से बढ़ेंगे नहीं। तो इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग स्कीम्स पे मैं कहूंगी बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। इन्वेस्टर के नजरिए से कॉस्ट पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? आमतौर पर जहां फंड्स इन्वेस्ट होते हैं वहां मेरी राय है कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो श्वेता का मानना है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो स्कीम्स हैं जो हमने आपको दिखाया भी कि मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं वो टू द अपर मोस्ट लिमिट 1% या 2% तक का एग्जिट लोड, अगर इक्विटी स्कीम की ही बात कर लेते हैं, वो लेती हैं। पर मैं क्षितिज आपसे भी इस पर एक व्यू लेना चाहती हूँ। क्या मंशा रही होगी सेबी की इस फैसले के पीछे कि आप 5% से घटाकर कम से कम 3% की कैपिंग करें? जैसा श्वेता बता रही हैं कि आने वाले टाइम में ये भी स्कोप शायद ना रहे कि अगर बढ़ाना भी हो तो इन्वेस्टर को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम एएमसी ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू, बड़े इम्पैक्ट आपकी नज़र में क्या? नमस्ते स्वाति, नमस्ते श्वेता। बेसिकली स्वाति, अगर आप देखते हैं ज्यादातर स्कीम्स में जैसे श्वेता ने बताया है एग्जिट लोड उतने हैं ही नहीं। आप कुछ गिनामी नामी स्कीम्स हैं जहाँ पे 3% तक के एग्जिट लोड है, अदरवाइज एग्जिट लोड्स हैं ही नहीं है। मैक्सिमम 1 या 2% के रेंज में एग्जिट लोड्स हैं। बट बिकॉज सेबी म्यूचुअल फंड को एक ऐसे फ्रेमवर्क में लाना चाहता है जहाँ पे वो और सिंप्लीफाइड हो और ट्रांसपेरेंट हो और इन्वेस्टर फ्रेंडली बने। ऑल्दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम डिफाइन करते हैं, एग्जिट लोड इज इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट कि लोग आए और इसको एज ए ट्रांजेक्शनल प्लेटफॉर्म ना समझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें,
बट यस, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जब भी उनको पैसों की जरूरत हो, आई थिंक पैसे उनके लिए अवेलेबल हो. फ्रॉम द एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करते हैं तो उनके लिए भी बहुत रेलिवेंट है ये जो ऑप्शन है, बिकॉज आप एक बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं. अब देखिए, जो अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम में जाता है तो आपके पास टैक्स सेवर ईएलएसएस की ऑप्शन है, उसमें भी मैक्सिमम एग्जिट लोड 3 साल का है. सो मुझे कोई ऐसा फंड ध्यान नहीं आता जिसके ऊपर 3 साल से ऊपर का एग्जिट लोड है. एक टाइम पे एफएमपीज होती थी जिसमें 4% एग्जिट लोड होता था, बट अभी एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है इन चीजों को लेके. एंड ज्यादातर जो उनके बिजनेस सोर्सिंग होती है, जहाँ पे वो पार्टनर्स होते हैं, वो ट्रेल इनकम पे होते हैं, तो कोई मेजर डिफरेंस उनके बैलेंस शीट पे इसका कोई इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मनी इजिली अवेलेबल है, एंड मनी ओवरऑल दैट एक वो कंफर्ट भी बहुत आता है, बिकॉज आज की डेट में भी स्वाति सिर्फ 5.25 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स ही हैं जो म्यूचुअल फंड करते हैं. सो आई थिंक यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, क्योंकि जहां उन्हें लगता है कि कोई चीज में लोड है या कोई चीज ब्लॉकेज है. अब आप नॉर्मल डिपॉजिट भी करते हैं, उसमें 1% से ऊपर का एग्जिट लोड या 1% से ऊपर का एक फाइन नहीं होता है अगर आप डिपॉजिट 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं. तो जब आप वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि यस, ऑन अ हायर साइड 3 साल पे, ज्यादा तो 1 और 2 साल में ही है, तो वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी और एज एसेट क्लास इंक्रीज होती है. एब्सोल्युटली. तो एग्जिट लोड का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट नहीं है, पर हाँ, एक आने वाले टाइम में अगर देखें तो डेफिनेटली एक ट्रांसपेरेंसी समझे, ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट है, उसके तौर पर इसको एक वेलकम स्टेप ज़रूर देखा जा रहा है, जो कि सेबी ने कहा है कि एग्जिट लोड को आप मैक्सिमम 3% ही रखिए, जो कि अभी मैक्सिमम जो ज़्यादातर जो एएमसीज हैं वो विद इन दैट लिमिट ही एग्जिट लोड जो है वो आपको चार्ज करती है. लेकिन मैं थोड़े से अगर इसके थोड़े लॉजिस्टिक्स पार्ट पे या कैलकुलेशन पार्ट पे, श्वेता, एक जो स्कीम पर कोई भी एएमसी एग्जिट लोड लगाती है, अब किसी एक इन्वेस्टर ने रिडीम किया फंड, उस पर एग्जिट लोड लगा मानिए 1% का, या ये एग्जिट लोड स्विचिंग ऑफ फंड्स पे भी हम देखते हैं वहाँ पर भी लगता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जिट लोड है वो एएमसी को किस तौर पर वापस जाता है, या इसका एक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न या फिर एएमसी के कैलकुलेशन में उनके रेवेन्यू पर असर कैसा डालता है ये? जी, स्वाति जी, अगर इसकी गणित हम समझें तो देखिए, आज के दिन पर अगर कोई निवेशक निकल रहा है विद इन एन एग्जिट लोड पीरियड, और समझ लीजिए 1% का एग्जिट लोड था, तो 1 लाख की अगर एग्जिट वैल्यू हो तो उस पे 1% का एग्जिट लोड उस हिसाब से उस निवेशक को करीबन 1,000 रुपीज का एग्जिट लोड लग रहा है. अब ये एएमसी के पास नहीं जाता था, ये जो भी एग्जिट लोड का चार्ज था वो स्कीम में वापस जाता था. तो जो रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इसका बेनिफिट मिलता था. तो फ्रॉम एन एएमसी स्टैंड पॉइंट क्या उनके रेवेन्यू में इससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रूल था, पहले भी जो सेबी का रूल था वो यही था कि अगर एग्जिट लोड आप चार्ज कर रहे हो तो वो स्कीम में ही वापस जाना चाहिए और उसकी एनईवी में इम्पैक्ट दिखना चाहिए. तो एएमसी पे फर्क नहीं आता, यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स रह जाते हैं उन्हें उसका एक बेनिफिट मिलता है. ओके, तो हमने समझा एग्जिट लोड का गणित, ये हमें श्वेता ने बताया. आइए अब जरा दूसरे बदलाव की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. रीट्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, इसको लेकर सेबी ने कहा है कि इसको अब हम इक्विटी की तरह मानेंगे. हालांकि जितना हमें ध्यान में आ रहा है कि बहुत टाइम से इस पर बातचीत चलती आ रही थी, जिसको अब फाइनली कह दिया गया है कि हाँ, दिस इज इट नाउ. तो क्षितिज, रीट्स को इक्विटी की तर्ज पर उसको ट्रीट करना या इनविट्स को एज हाइब्रिड ट्रीट करना, क्या बदलाव आपको, क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं इस बड़े फैसले के बाद? बहुत ही वेलकम स्टेप है स्वाति, अगर आप मेरे से पूछते हैं. देखिए, इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है, जब आप इसे इक्विटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो जैसे कोई भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, उसमें आप देखते हैं बैंकिंग में इतना है, फाइनेंशियल्स में इतना है, आईटी में इतना है, टेलीकॉम में इतना है, एज ए सेक्टर. वैसे ही रीट्स में आपका अलग से कैटेगरी आ जाएगा जिसमें एनी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम कैन इजीली इन्वेस्ट, क्योंकि वो इक्विटी की तरह ट्रीट हो रहा है.
तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, एंड आई थिंक दिस विल गिव एक्सेस टू मेनी ऑफ दिस म्यूचुअल फंड प्लेयर्स, जिन जिन म्यूचुअल फंड्स में या म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास उतनी स्किल सेट होंगे कि वो रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो जरूर इसको ऐड करना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज लिस्टेड है रीट्स सारे, और एट द सेम टाइम आपको ग्रोथ उनके अंडरलाइन वैल्यू से एज वेल एज कूपन से मिलती है, तो ये अपने आप में एक बहुत वेलकम स्टेप है। और दूसरा इन्वेट में जो आपने बोला, इन्वेट का भी सेम, यू नो जो रिक्लासिफिकेशन किया है उन्होंने साइज का 1 करोड़ से 25 लाख, वो अगेन एक बहुत पॉजिटिव मूव है। एक ब्रॉडर स्पेक्ट ऑफ पीपल जो इसमें आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टिकट साइज छोटा कर दिया है, और ये ओवरऑल इकोसिस्टम में आपकी आपकी एसेट क्लास इंक्रीज करेगा, आपकी बेसिक प्रोडक्ट लाइन से डिफरेंट नए प्रोडक्ट लाइन लेके आएगा, एट द सेम टाइम लोगों को एक मिनिमलिस्टिक कॉस्ट पे और एक फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस पे इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अब आप अदरवाइज खुद इन्वेस्ट करना चाहें तो 5 आज की डेट में रीट्स अवेलेबल है, आप उसमें 5 में से डिपेंडिंग ऑन आप समय तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, कोई एक दो लेंगे। अब एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक नॉलेजेबल, एक वेल रिसर्च हाउस है जिसके पास एक फंड मैनेजर है, वो आपके बिहाफ पे बाय कर रहा है, आई थिंक उससे बेटर कुछ भी नहीं है। सो आप अपना काम कीजिए, आपका पैसा मैनेज करने के लिए आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर चूज किया, वो अपने काम करेंगे तो वो आपको इसमें भी हेल्प करेंगे, ताकि आप ओवरऑल एसेट क्लास में एक्सपोजर अपना ले सकें, जो आज की डेट में पहले आप नहीं ले पा रहे थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब श्वेता, हम ये माने कि आने वाले टाइम में एएमसीज के पास ये अब फ्रीडम होगी कि अभी जैसे हम रीट्स का एक्सपोजर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में देखते हैं अप टू द परसेंटेज ऑफ 10%, कि आपको 10% तक मिनिमम आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद इनविट्स। और मल्टी एसेट एलोकेशन तो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है। अब इक्विटी का इसको दर्जा मिलने का मतलब ये हुआ कि कोई भी और कैटेगरी का फंड जो है या एएमसी उसमें फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हमें इस तौर पर देखें? और अगर ऐसा होता है तो एसेट एलोकेशन के लिहाज से ये बदलाव कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? अब स्वाति जी, अगर पहले की भी हम देखें जो सेबी की रूल थी और कुछ महीने पहले उन्होंने प्रपोज भी किया था कि ये लिमिट हम बढ़ा दें, तो आज के दिन पर भी वैसे 10% पूरे पोर्टफोलियो का सेबी अलाउ करती थी। अगर आप एक इक्विटी या हाइब्रिड फंड है तो उसमें रीट इनविट को मिलाकर आप उतना एक्सपोजर ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, लेकिन अब रीट्स को एक इक्विटी की कैटेगराइजेशन देके प्योरली स्टेइंग विद इन इक्विटी, एक एएमसी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप एक तरह से एसेट क्लास में पार्टिसिपेट करें जिसे आप इक्विटी का एक ब्रांडिंग दे रहे हैं, और इनविट्स को भी आपने एक फुल ऑप्शन दे दिया कि इनविट्स का जिस हिसाब से आज के दिन पे कैश फ्लो है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, हाइब्रिड नेचर का होता है, तो उससे आप हाइब्रिड रखें। प्लस इंडिया में तो खैर रीट्स को एक अलग कैटेगरी दी गई थी, लेकिन ग्लोबली अगर हम देखें तो रीट्स को इक्विटी ही कैटेगराइज किया जाता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एमएससीआई के इंडाइसेस देख लें तो उनके इक्विटी इंडाइसेस में ऑलरेडी रीट होता है। तो एक तरह से आज के दिन पर आपने रीट को एक इक्विटी की कैटेगरी देके उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी मैं कहूंगी नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर मैं एक निवेशक के नजरिए से देखूं तो आज के दिन पर आपके पास 4 ही रीट्स हैं जो लिस्टेड हैं, 1 लाख करोड़ का आपका मार्केट कैप है। और अगर परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से देखूं तो इक्विटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस काफी हद तक रीट्स से बेहतर रही है। तो अगर मैं एक रिस्क रिटर्न स्टैंड पॉइंट से देखूं तो क्या एक निवेशक को रीट्स को इक्विटी में इंक्लूड करके क्या उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा? परफॉर्मेंस के तौर पर आज तक तो वो हमने वैसे नहीं देखा गया है। आगे जाकर हाँ, फंड मैनेजर की एनालिसिस के बाद अगर वो एक पिक कर पाते हैं कोई अच्छा रीट, तो पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट से भी रिटर्न एनहांस की ऑप्शन हो सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो आप दे ही रहे हैं, एक अच्छे वैल्यूएशन के बाद अगर परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है तो एक निवेशक को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, डेफिनेटली अब धीरे धीरे जिस तरीके से इन पूरे चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्लैरिटी हमें आती जाएगी कि आखिरकार जो एएमसीज भी हैं वो कैसे इन बदलावों को इम्प्लीमेंट कर रही है,
रीट्स को कैसे इंक्लूड किया जाता है अलग अलग फंड्स में, क्योंकि अब वो इक्विटी के विद इन इक्विटी पैरामीटर ही उसे ट्रीट किया जाएगा, और एग्जिट लोड का भी फाइनल एक इम्पैक्ट हम डेफिनेटली देखेंगे। ये तो दो बड़े बदलावों पर बात हुई हमारे दोनों एक्सपर्ट से। एक छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम समझेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर बढ़ें, महिला इन्वेस्टर्स और आगे बढ़ चढ़कर आए, इसको लेकर सेबी ने क्या कहा है और कैसे इसको इंसेंटिवाइज करने की बात कही गई है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे शहरों से ज़्यादा निवेश हो, उसको लेकर सेबी ने क्या बड़ी बातें कही हैं। हमारे साथ श्वेता रजानी आनंद राठी वेल्थ से हैं, कंप्लीट सर्कल से हमारे साथ आज क्षितिज महाजन है, उनसे हम इसके बारीकियां समझ रहे हैं। मैं अब क्षितिज आपसे जानना चाहूँगी कि ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि जो छोटे शहर है जिनको बियॉन्ड 30 या शॉर्ट फॉर्म में B30 सिटीज़ कहते हैं फाइनेंशियल भाषा में, उसको इंसेंटिवाइज, उसके निवेश को इंसेंटिवाइज करने की बात की। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा छोटे शहरों में जो है प्रोडक्ट्स को एक तो बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ ऐसे शहरों से, जो कि पिछले कुछ टाइम से हमने इनकी तादाद और संख्या बढ़ती हुई भी देखी है। क्या है ये जो इंसेंटिव स्कीम? हालांकि पहले भी थी, इसको बीच में थोड़ा टाइम डिसकंटिन्यू किया था और उसके बाद फिर से इसको नए सिरे से लाया गया है। तो ये नई जो स्कीम है इंसेंटिवाइज करने की, वो कैसी है? स्वाति, बेसिकली दो तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिटीज को कैटेगराइज किया जाता है। टॉप 30 जिसको T30 बोलते हैं, एंड आपका B30 विच इज बियॉन्ड दीज 30 सिटीज, ताकि कल जो है आपका ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग का बढ़े, लोग पॉन्जी स्कीम्स और जो इरेगुलर स्कीम्स जिसमें उनका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उससे थोड़ा बचे। इसलिए रेगुलेटर का मानना है कि दैट जो लोग इस चीज़ को स्टेप अप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को सही डायरेक्शन में जाने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में, उनको हम इंसेंटिवाइज करें। सो पहले जब ये शुरू हुआ था तो उसमें क्लियर होता था जो भी वो जितना भी AUM गार्नर करेंगे उसमें 1% या जो भी स्लैब पहले था वो 1% से लेके कुछ स्लैब होता था, उस पर आप पे आउट आपको मिला करेगा। फिर ये कम किया गया कि मैक्सिमम एप्लीकेशन 2 लाख तक में मिला करेगा। अब जो नया इसका जो अवतार आया है उसमें बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि मैक्सिमम आप जो भी एक नया इन्वेस्टर को लेके आ रहे हैं, आज से जब ये रेगुलेशन लागू होंगी, जब आप नए इन्वेस्टर को ला रहे हैं तभी आपको वो इंसेंटिव मिलेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सेकंड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 1% एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। दैट मीन्स 2 लाख तक का कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है और मल्टीपल एप्लीकेशन पहले आ जाती थी या किसी और जगह से इन्वेस्टमेंट होती थी, तो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको सिंगल ऑन अ हायर साइड आपके नए इन्वेस्टर को सोर्स कर रहे हैं 2000 रुपीज आपको मिलेंगे ऑन अ हायर साइड। अदरवाइज आपको 2 लाख रुपए तक में जो 1% है उससे नीचे तक में 1% जो भी होगा, अगर आपने 1,80,000 सोर्स किया तो आपको 1% मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा सोर्स करने का। तीसरा, अगर आप सिप लेके आ रहे हैं किसी इन्वेस्टर की तो उसमें भी मैक्सिमम जो भी है 1 साल तक की सिप में आपको इंसेंटिव मिलेगा। जो भी 1 साल तक सिप आप इनपुट आएगी उस इन्वेस्टर की, मैक्सिमम पर 2000 रुपीज का इंसेंटिव रहेगा। तो पर क्लाइंट मैक्सिमम 2000 रुपीज या फिर 1% ऑफ, अगर अमाउंट आपका 2 लाख से कम है, आपको इंसेंटिव मिलेगा और वो एक ही बार मिलेगा, मल्टीपल एप्लीकेशन या बार बार उस पैन पे नहीं मिलेगा। सो ये अपने आप में एक स्टेप है सभी का। पास में हमने देखा था जहां इंडस्ट्री आपकी 18-20% से ग्रो कर रही है, बियॉन्ड 30 सिटीज में आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 34-35% के हिसाब से अमाउंट से ग्रो कर रही है, एंड काफी पैसा वहां से आया है, क्लाइंट भी वहां से आया है। इनफैक्ट उनका पार्टिसिपेशन 14.9 से अब 2019 से लेकर अब तक में कोई 19% हो गया ओवरऑल एसेट्स में। बट एक सही डायरेक्शनली इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ड्राइव करने के लिए, ताकि चर्निंग कम हो, रेगुलेटर ने ये स्टेप लिया है। एब्सोल्युटली। डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से श्वेता, ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि छोटे शहरों से डेफिनेटली पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? क्या ऑलरेडी इसका जो फ़ायदा पहले लेने वाले डिस्ट्रीब्यूटर थे, बारिंग फ्यू, जिन्होंने कुछ ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा लिया,
क्या ऑलरेडी इस फैसिलिटी को या इंसेंटिव को अवेल करने के लिए उतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? और क्या ये भी एक कंसर्न हो सकता है सेबी का कि क्योंकि इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल रहा है तो इन अ वे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी छोटे शहरों के लिए या उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षक करने के लिए, वहाँ पर उनको भेजने के लिए ये एक बड़ा कदम साबित हो? जी बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि अगर हम देखें तो आज के दिन पर काफी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो B30 टाउन्स पे वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन के इनिशिएटिव्स काफी रहते हैं। तो ये एक उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा अगर दे कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन दिस सेगमेंट ऑफ कि नए नए निवेशक को वो ऐड करें। क्योंकि आज के दिन पर अगर आप किसी स्मॉल टाउन या विलेज में भी चले जाएं तो म्यूचुअल फंड सही है कि जो कैंपेन है उससे वो अब म्यूचुअल फंड समझने लगे हैं। अगर हम यहाँ आरबीआई की भी हाउस होल्ड की डेटा देख रहे हैं सेविंग्स पैटर्न की, तो वहां दिख रहा है कि एक डेट से इक्विटी का जो शिफ्ट है वो होता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड उस हिसाब से ये जो सेबी का इनिशिएटिव है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। हाँ, इम्पैक्ट के तौर पर अगर मैं यहाँ देखूं तो इट इज क्योंकि उन्होंने पिछली बारी की जो एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा है कि एक जो पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश कर रहा है, खाली पहली इन्वेस्टमेंट पे अप टू 2 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ही एक फायदा होगा। अब तो इसका अगर किसी को अच्छा फायदा उठाना है, इट मीन्स कि उन्हें बहुत सारे नए निवेशकों को रीच आउट करना होगा। तो वॉल्यूम अगर उनका बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स अगर कोई टारगेट कर सके ज्यादा, जो मेरे हिसाब से काफी सारे ऐसे आईएफएस होंगे जो थ्रू रेफरेंसेस अगर वो रीच आउट कर लें तो उनको इस चीज का फायदा जरूर मिल सकता है। बिल्कुल। और सेबी ने शायद ये भी समझा है कि उनका एक जो टारगेट वर्ग है वो महिलाएं भी हैं। महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट में अब पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी या थोड़ा सा एक बूस्ट की कमी महसूस खलती ज़रूर है महिलाओं को खुद भी, और सेबी भी ये रियलाइज़ कर रही है। अब उनके भी निवेश को इंसेंटिवाइज करने की बात यहाँ पर की गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिटी, टॉप 30 से आ रही है, बियॉन्ड 30 से आ रही। तो क्षितिज, क्या है ये एक नई पहल या कह सकते हैं एक नया जो जज्बा है सेबी का भी कि महिला निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और फाइनेंशियल लैंडस्केप का हिस्सा बने? आई मस्ट से सैल्यूट है सेबी को ये स्टेप लेने के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा है कि कोई भी फीमेल इन्वेस्टर अगर आप लेके आ रहे हैं मेन स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड के थ्रू, देन आपको उसके लिए एक स्पेशल इंसेंटिव 1% ऑफ जो भी एम आप फर्स्ट टाइम ला रहे हैं आपको मिलेगा, विच इज ऑन अ हायर साइड, जैसे B30 का था 2000 रुपीज। और सिप भी अगर लेके आ रहे हैं तो पूरे साल के सिप का ऑन अ हायर साइड 2000 रुपीज वन टाइम। और या फिर जो भी 1% बनेगा सिप का टोटल या लमसम इन्वेस्टमेंट का टोटल, मान लीजिए अगर आप 1,80,000 रुपये लेके आए हैं तो आपको 1,800 रुपये मिलेंगे 1% के हिसाब से। बट इंटरेस्टिंगली इसमें स्वाति उन्होंने B30 नहीं रखा है। आप दिल्ली से भी ला रहे हैं, आप झांसी से ला रहे हैं, आप रांची से ला रहे हैं, आप इंदौर से ला रहे हैं, आप गुवाहाटी से ला रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, आपको अगर कोई फीमेल इन्वेस्टर आ रही है, पहली बार इन्वेस्ट कर रही है, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। हमने देखा था फीमेल इन्वेस्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो यूनिक फोलियोज में 25% ही है। तो अगर 5.25 करोड़ फोलियोज हैं तो कोई लगभग 1,05,00,000 के आसपास यूनिक फीमेल इन्वेस्टर्स हैं, और एएम को कंट्रीब्यूशन कोई 33% ही है आपका। तो गैप है ये, जबकि जेंडर रेशियो में इतना फर्क नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए फीमेल्स का, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कि ये इंक्लूजन किया जाए। और मोर एंड मोर हमारी जितनी फीमेल्स हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इस साइकिल में एक राइट इन्वेस्टमेंट पैटर्न को फॉलो करें। आई एम श्योर वो वैसे ही एक अच्छी इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं और गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया ही है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू आप एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल वे में बहुत कम राशि से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत वेलकम स्टेप है स्वाति।
बिल्कुल। और श्वेता, मुझे आपकी राय यहाँ पर लेनी ही पड़ेगी बिकॉज बीइंग अ वुमन इन दिस फाइनेंशियल लैंडस्केप, आप काफ़ी महिलाओं से बातचीत करती होंगी और उनका जो एक रुझान है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जेनजी वुमेन इन्वेस्टर्स हैं, वो कितना बदला है और इस स्टेप से कितना बदलेगा? जी, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है। और जो महिला निवेशक होते हैं, वैसे तो वो नेचुरल, मैं कहूंगी एक तरह से सेवर्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट आज तक वो जो सेविंग्स की थी वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जा रही थी। तो अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाए, एक एडुकेट किया जाए, तो वो एक्चुअली एक बहुत अच्छी इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रह सकती हैं। और इनफैक्ट जैसे क्षितिज कह रहे थे कि आज के दिन पे 25% की पार्टिसिपेशन महिला इन्वेस्टर्स की है म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर मैं उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखूं, तो करीबन 60% इक्विटी में है, और इक्विटी और हाइब्रिड मिला के देखूं तो 80% उनकी इन्वेस्टमेंट्स इन कैटेगरीज में है। तो वो समझती, एक बार अगर वो समझ गए राइट। तो वो जानती हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक जरूर अच्छा इंटेंशन है सेबी का, एंड इट कैन गो अ लॉन्ग वे। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल लैंडस्केप में महिलाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है और सेबी ने भी ये रियलाइज़ किया, जिसको लेकर बड़े स्टेप सामने निकलकर भी सामने आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। श्वेता, थैंक यू। क्षितिज, आपका भी धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक भी यहाँ पर लेते हैं, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।